फिल्म की शुरुआत 1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक ऑपरेटर रेडियो पर एक अजीब सिग्नल सुनता है, जिससे उसका कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगता है। वो आदमी कुछ और मशीनें जोड़ता है, लेकिन उस अजीब आवाज को समझ नहीं पाता। इसलिए वो एक और स्टेशन को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि सिग्नल रोसवेल से आ रहा है। कुत्ते और रेडियो के साथ ऑपरेटर एक सफर पर निकलता है, जब तक कि उसे दूर में कुछ धुआं और रोशनी नहीं दिखाई देती। अचानक उसकी ट्रक की पावर चली जाती है और कुत्ता भौंकते हुए कूद पड़ता है। ऑपरेटर उसका पीछा करता है और देखता है कि एक जगह आग लगी हुई है और बीच में कुछ अजीब है। उस पल उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो एक बहुत ही तेज रोशनी की तरफ देखते हुए घबरा जाता है। 2003 में अंटार्कटिका में कुछ वैज्ञानिकों ने स्कैनर पर एक अजीब वस्तु देखी, जो बर्फ के नीचे 5 मीटर गहरी दबी हुई है। न जाने क्या करना है, वो इसे नासा के शोध केंद्र भेजने का फैसला करते हैं। इसी बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्रिप्टोलॉजिस्ट जूलियन अपनी क्लास पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक छात्रा लगातार उससे छेड़खानी कर रही है। जब वो उसे अनदेखा करता है, तो वो उसे एक बेकार का ईमेल भेजती है, लेकिन वो बस अपना लैपटॉप बंद कर देता है। क्लास के बाद जूलियन डॉक्टर बाखमैन से मिलता है, जिसने उस अजीब वस्तु की एक सैटेलाइट इमेज प्राप्त की है। उन्हें अंटार्कटिका में मिला। ये इतना बड़ा है कि पहले तो उन्होंने सोचा कि ये एक फॉसिलाइज्ड व्हेल है, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि इससे एक अजीब रेडियो सिग्नल आ रहा है। उन्होंने इस सिग्नल को एक सीडी पर रिकॉर्ड किया, जो बाखमान जूलियन को स्टडी के लिए देता है। कुछ घंटे बाद जूलियन इस सिग्नल के छिपे हुए अर्थ के प्रति पागल हो जाता है। इसमें अलग अलग टेक्स्ट और पल्स ग्रुप है। मतलब ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। कंप्यूटर पर एक खास सॉफ्टवेयर चलाने से पता चलता है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत प्रभावशाली है, जो पृथ्वी पर किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत है। जूलियन इन नतीजों को बाखमान के पास ले जाता है और उसे मनाता है कि उसे एक जगह दिलवाए। जांच के दौरान फॉकलैंड द्वीपों पर एक रिसर्च लैब में दो वैज्ञानिक एक अजीब रेडियो सिग्नल पाते हैं, और जब वे इसे समझ नहीं पाते, तो इसे एरिजोना के एक ऑब्जर्वेटरी को भेज देते हैं। वहां और दो वैज्ञानिक देखते हैं कि सिग्नल को बढ़ा दिया गया है और इसे नासा को भेजने पर सहमति बनाते हैं। कुछ दिन बाद जूलियन एक विमान में अंटार्कटिका पहुंच रहा है। एक भयंकर तूफान के कारण विमान बेतरतीब तरीके से हिल रहा है और पायलटों को लैंडिंग के लिए तैयार होने में परेशानी हो रही है, क्योंकि दृश्यता बहुत कम है। शुक्र है कि बेस पर तेज रोशनी है और पायलट उन्हें लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज थोड़ी देर के लिए फिसलता है, लेकिन शुक्र है कि कुछ होने से पहले रुक जाता है। जब जूलियन आखिरकार बेस में प्रवेश करता है, तो उसका स्वागत नायला करती है, जो उसे चारों ओर दिखाती है और बॉस डॉक्टर गियरच से मिलवाती है। फिर जूलियन को एक रहस्यमय वस्तु देखने ले जाया जाता है, जिसे खुदाई करके निकाला गया है, लेकिन अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। नियमों के अनुसार वे इसे स्वाभाविक रूप से पिघलने दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने देखा है कि ये असामान्य गति से पिघल रहा है। गियरच और जूलियन दोनों को लगता है कि इस वस्तु के विदेशी होने का मौका है। जूलियन बर्फ को करीब से देखता है और जब वो बर्फ को छूता है, एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके हाथ से ऊपर चढ़ती है और उसे पिछले कुछ दिनों की सारी यादें ताजा कर देती है। जब जूलियन अपना हाथ हटाता है, तो उसकी त्वचा लाल हो जाती है। उसी पल डॉक्टर केट उसे मिलती है, जो उसकी एक्स है। वो नहीं मानती कि वो परेशानियों से बाहर रह सकेगा, लेकिन फिर भी उससे बर्ताव ठीक करने की गुहार लगाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस रात जूलियन बर्फ के अंदर कुछ चमकदार चीज का सपना देखता है। वो रात के बीच में एक अजीब आवाज सुनकर जाग जाता है और अपने कमरे से बाहर आता है, एक छाया को चुपचाप इधर उधर घूमते हुए और फर्श पर ढेर सारा पानी देखकर। जब वो उस निशान का पीछा करता है, तो उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वह मुड़ता है। तभी रहस्यमय ऊर्जा उसे ब्रह्मांड, न्यू मैक्सिको की घटना और अजीब जीवों के दृश्य दिखाती है। उस पल में जूलियन फिर से जागता है, ये सोचते हुए कि क्या ये सपना था या सच। सुबह में नायला जूलियन को उनके आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए खाने के प्रयोग के बारे में बताती है, जिससे वे अंटार्कटिका में मक्का उगाने में सफल हुए हैं। मक्का के खेत में तापमान काफी गर्म है, इसलिए टीम थोड़े कपड़ों में काम कर रही है। जूलियन नोटिस करता है कि केट का माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है स्ट्रॉब के साथ, और उसे जलन हो रही है। इस बीच
एक सरकारी एजेंट और रक्षा सचिव जूलियन, गियराज और बाकमैन की प्रोफाइल देख रहे हैं। पता चलता है कि जूलियन ने पहले एक स्टूडेंट के साथ शैतानी की थी और इसी वजह से वो कुछ सालों तक पढ़ाई छोड़कर नासा में काम करने लगे। वो स्टूडेंट कैट थी। वो लोग नासा द्वारा साझा किए गए सिग्नल को भी देखते हैं और पता चलता है कि वो 1947 के सिग्नल के समान है। बेस पर जूलियन अपना सारा समय सिग्नल का अध्ययन करने में बिता रहा है, लेकिन ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहा। उसके साथ संचार अधिकारी ग्रिशम भी है, जो बताता है कि उसे बर्फ से सिग्नल कैसे मिला। दोपहर के खाने के लिए ये दोनों मेस हॉल जाते हैं और जूलियन बाकी क्रू से मिलता है। वो लोग उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं और स्ट्रॉब उसका मजाक उड़ाता है कि वो एलियंस पर विश्वास करता है। थोड़ी देर बाद क्रू को पता चलता है कि उनका कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया है, जो अक्सर तब होता है जब तूफान आता है। जूलियन उस ऑब्जेक्ट की जांच करता है और देखता है कि बर्फ कितनी पिघल गई है, ये बताते हुए कि अब उन्हें ऑब्जेक्ट खुद नजर आने लगा है। नायला को लगता है कि उसकी जोड़ों में एक हल्की सी खिंचाव है, लेकिन जब वो बर्फ को छूने की कोशिश करती है तो जूलियन उसे ऐसा न करने के लिए चेतावनी देता है। सिग्नल तब हार्मोनिक नहीं था जब ग्रिशम ने इसे पहली बार पाया, जिसका मतलब है कि अब एक सिग्नल में दो या उससे ज्यादा अलग अलग फ्रिक्वेंसियां मिल गई हैं। चूंकि जूलियन सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो ग्रिशम को मनाता है कि उसे एक एंटीना दिलवाए और अपने कंप्यूटर को उससे कनेक्ट करता है ताकि वो सिग्नल का एनालिसिस जारी रख सके। अगले दिन सुबह पूरे बिल्डिंग में कुछ मिनटों के लिए झटका लगता है और रहस्यमय ऑब्जेक्ट अपनी जगह से गिर जाता है। क्रू उसे चेक करने जाता है और आखिरकार खुद ऑब्जेक्ट को देखता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बर्फ बचा है। ये ऐसा दिखता है जैसे उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। केट इसे छूती है, उसे एक इलेक्ट्रिक झटका लगता है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि ये एक ज्वालामुखीय चट्टान है जो विस्फोट से बनी है, जो एक उल्का की ओर इशारा करती है। सिग्नल बिल्कुल विमान के रिकवरी डेटा की तरह है, इसलिए जूलियन का मानना है कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। जैसे ही वह अपने कंप्यूटर की ओर तेजी से लौटता है, वो अपनी थ्योरी समझाता है। ये वस्तु गलती से पृथ्वी पर गिरी है और ये बचाव के लिए सिग्नल भेज रही है। इस नई जानकारी को गणित के साथ मिलाकर जूलियन अंततः संदेश के एक हिस्से को समझने में सफल होता है। वे अब भी इसे नहीं समझ पाते और स्ट्रॉब उसका मजाक उड़ाता है। समूह एक स्नैक ब्रेक लेता है और स्ट्रॉब जोर देकर कहते हैं कि एलियंस का आइडिया पागलपन है, लेकिन बाकी सब जूलियन के सिद्धांत से सहमत है। उसी पल उन्हें मेंटेनेंस बे में वापस बुलाया जाता है, क्योंकि एक क्रू मेंबर ने ऑब्जेक्ट पर एक क्रीज पाया है। टीम इसे खोलने के बारे में चर्चा करती है और केट संभावित वायरस या अन्य पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में चिंता करती है, लेकिन स्ट्रॉ बताते हैं कि लैब सील्ड एनवायरनमेंट है और वे सभी सुबह इसे खोलने पर सहमत होते हैं। इस बीच बाकमैन को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है ताकि रहस्यमय ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बुरी खबरों पर चर्चा की जा सके। बेस से संपर्क करना अभी भी असंभव है क्योंकि मौसम की बात है, लेकिन सरकार पहले ही एक रूसी पनडुब्बी के साथ मिल चुकी है और उसे बेस की तरफ भेज दिया है, जिसमें परमाणु वारहेड्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। अगले दिन टीम उस ऑब्जेक्ट को अपनी मशीनों में से एक से काबल के जरिए जोड़ती है और एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन उत्पन्न करती है जो झटकों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑब्जेक्ट के अंदर अभी भी करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन अब वे इसे छू सकते हैं बिना चोटिल हुए। फिर वे एक आरा लेकर ऑब्जेक्ट को काटना शुरू करते हैं और मुश्किल बाहरी परत के नीचे एक नरम परत पाते हैं। गियराज उस ऑब्जेक्ट से एक टुकड़ा लेता है और पुष्टि करता है कि यह कुछ कार्बन मिश्रित धातु है। यह बहुत ज्यादा गर्मी के संपर्क में आया था। जूलियन के कंप्यूटर पर संदेश बार बार बदल रहा है और वो नायला को बताता है कि वस्तु बात करने की कोशिश कर रही है। जब नायला कहती है कि यह वीडियो गेम माइंडमेज की तरह है, तो उसे संदेश को समझने का एक आइडिया मिल जाता है और कुछ कोशिशों के बाद वो आखिरकार इसे ट्रांसलेट कर लेता है। ये कहता है, खोलो मत। जूलियन और नायला घबरा जाते हैं और मेंटेनेंस बे की ओर भागते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। वस्तु से एक चमकदार ऊर्जा निकल रही है और ये आरा आदमी को दर्द में चिल्ला रही है। उसका शरीर पिघलने लगता है और जल्द ही एक विस्फोट होता है जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। क्रू के सदस्य और कमरे में ज्यादातर चीजें तोड़ देते हैं। ये जनरेटर को भी गिरा देता है, जिससे बेस में पावर बंद हो जाती है जब तक इमरजेंसी बैटरियां काम नहीं करती। कुछ टॉर्च पाने के बाद बाकी ग्रुप घायल कर्मचारियों की जांच करने के लिए बे में जाता है।
सब लोग जिंदा है, सिवाय एक काटने वाले आदमी के, जो जलकर मर गया है। जब वो उस चीज में छोड़े गए छेद को करीब से देखते हैं तो उन्हें अजीब दिखने वाले जैविक हिस्से मिलते हैं। पायलट टोनी इसे झाड़ू की डंडी से छूता है और झिल्ली जलने लगती है, जब तक एक नया छेद नहीं बन जाता। जो चीज असली में उस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो है एक जमी हुई एलियन। उन्हें नहीं पता कि वो बस सो रहा है या सच में मर चुका है। अचानक नायला कहती है कि उसे बुरा लग रहा है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो घुटनों के बल गिर जाती है और उसका चेहरा भी पिघलने लगता है। जल्दी ही और भी कर्मचारी इसी हालात से गुजरने लगते हैं, जिससे ग्रुप को समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट से कोई वायरस निकल गया है और अब वो हवा में है, जो उन्हें एक एक करके मार रहा है। डर के मारे बचे हुए कुछ लोग एक सील किए हुए कमरे में भागते हैं ताकि सुरक्षित रह सकें और सुरक्षा कैमरों पर एलियन को देखते हैं। ग्रीशम मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी बंद है। गियर्च समझाता है कि एक बीमारी कभी कभी उस चीज को मारने से बचने के लिए धीमी हो जाती है जिस पर उसे जिंदा रहने के लिए निर्भर रहना है। इसलिए शायद बचे हुए लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। जब ग्रुप इस बात पर लड़ रहा होता है कि क्या करना है, तभी विदेशी अपनी आंखें खोलता है। क्रू जब फिर से स्क्रीन की तरफ देखता है तो वो जीव बे में से गायब हो चुका होता है। वो इसे खोजने और पायलट द्वारा लाए गए हथियारों को लाने पर सहमत होते हैं। सिर्फ अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए क्रू रखरखाव के बे में खोज शुरू करता है। स्ट्रॉप डर जाता है जब उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है, लेकिन वो सिर्फ केट होती है। ग्रिशम भी खोज कर रहा है, बिना जाने कुछ दूर से उसे कोई देख रहा है। जब ग्रिशम अपनी टॉर्च के साथ मुड़ता है तो वो गायब हो जाता है। फिर वो मौजूदगी टोनी का पीछा करने लगती है, जो छायाओं में कुछ हरकत देखकर चिल्लाता है। जब जूलियन कुछ बक्सों पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि अगले बेस लेवल तक पहुंच सके, तब केट उन कमरों की बिजली बंद कर देती है जिनका वे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जूलियन गिर जाता है। वो जल्दी ही ठीक हो जाता है और एक अजीब आवाज का पीछा करने लगता है, जब तक कि वो अंततः उस एलियन को नहीं ढूंढ लेता जो डरता हुआ लगता है। जूलियन अपनी टॉर्च नीचे रख देता है और नरम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये साबित करने की कोशिश करता है कि वह दोस्ताना है। एलियन धीरे धीरे बाहर आता है और अपनी पंजे टॉर्च के पास रखता है। इसकी ऊर्जा को सोखता है जब तक कि ये बंद नहीं हो जाती। फिर एलियन जूलियन के पास आता है और सावधानी से दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ता है, ऊर्जा साझा करता है। जब एलियन अपनी आंखें खोलता है, जूलियन को ब्रह्मांड की बाकी खूबसूरत झलकियां दिखने लगती हैं। उसी पल बाकी लोग आते हैं और ट्रॉप टोनी से कहता है कि वो अपनी गोली चलाए। गोली एलियन को लगती है और उस घाव से एक तेज ऊर्जा की किरण निकलती है जो टोनी और ग्रिशमैन को गिरा देती है जब वे नजदीक आने की कोशिश करते हैं। जब सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो एलियन गिरकर मर जाता है। उसका शरीर ऐसे टूटने लगा कि वो गायब हो गया। टोनी बताते हैं कि उन्हें लगा कि एलियन जूलियन को मारना चाहता है, लेकिन जूलियन डिसएग्रीज करता है और कहता है कि एलियन का स्पर्श सुरक्षित लगा। डर तब तक नहीं आया जब तक टोनी नहीं आया। उसी पल व्हाइट हाउस को आखिरकार तूफान में एक छेद मिल जाता है और वो बेस से संपर्क करते हैं। बाखमैन बताते हैं कि उन्हें एलियन और संक्रमण के बारे में पता है, तो जूलियन उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये बीमारी बेस से बाहर नहीं गई है। फिर बाखमैन न्यू मैक्सिको के मामले और उस जानलेवा रोग के बारे में भी बताते हैं जिससे एलियन प्रतिरक्षित है। ये जीव एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे हैं और पहले ही मंगल पर सब कुछ खत्म कर चुके हैं। जब जूलियन ये बताता है कि एलियन मर चुका है, तो रक्षा सचिव फैसला करते हैं कि बेस को उड़ाना ही एकमात्र तरीका है वायरस से छुटकारा पाने का। वो चाहते हैं कि बाखमैन क्रू से झूठ बोले और कहे कि मदद आ रही है, लेकिन बाखमैन मना कर देता है और बस ये बताता है कि एक रूसी पनडुब्बी रास्ते में है। जूलियन बातों के बीच की बात समझ जाता है और पूछता है कि उनके पास कितने घंटे हैं, जिस पर बाखमैन जवाब देता है 3। बातचीत खत्म होने के बाद स्ट्रॉ घबरा जाता है और कहता है कि वो तो बस प्लेन से निकल जाना चाहता है अगर तूफान बुरा है। जूलियन उसे याद दिलाता है कि वे संक्रमित हैं और बाहर जाना मतलब वायरस को बाहर की दुनिया में ले जाना है। लेकिन स्ट्रॉप सोचता है कि अगर वे सच में संक्रमित होते तो अब तक मर चुके होते। जैसे ही पनडुब्बी करीब आती है, वैज्ञानिक कुछ खून के टेस्ट करते हैं, ये पुष्टि करने के लिए कि वे संक्रमित नहीं हैं। हालांकि जूलियन बताता है कि ये नया वायरस बहुत छोटा हो सकता है
और प्रोटीन में छुपा हो सकता है। स्ट्रॉब इसे छोड़ने का संकेत मानता है और टोनी उसका समर्थन करता है, लेकिन बाकी लोग नहीं। केट का समर्थन न करना स्ट्रॉब को गुस्सा दिलाता है और वह उसे अपशब्द कहता है जब वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जूलियन तेजी से आगे बढ़ता है और एक मुक्के से उसे गिरा देता है। उसे शक है कि स्ट्रॉब और टोनी किसी भी तरह भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए बाकी लोग टोनी की बंदूक ले लेते हैं और तालों के पास जाकर पासवर्ड बदलने लगते हैं। रूसी पनडुब्बी में वो 18 मिनट में परमाणु मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहे हैं। बेस पर केट और जूलियन आखिरी ताला बदलने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं ताकि एक दूसरे को सांत्वना दे सकें, जब तक कि उन्हें एक गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई देती। मेस हॉल में स्ट्रॉब और टोनी मिलकर ग्रिशम पर कूद पड़ते हैं और उसके गले में कांटा घुसा देते हैं। इस झगड़े में बंदूक कई बार चली और गोलियां दीवार पर लग जाती है, छत और गैराज का कंधा। जब ग्रिशम बेहोश होता है, स्ट्रॉब और टोनी बंदूक उठाते हैं और उसी वक्त जूलियन और केट वापस आते हैं। स्ट्रॉब फिर से फायर करता है। केट के कंधे पर भी गोली लगती है। गैराज समझ जाता है कि ये दोनों आदमी मक्के के खेत में नाली के जरिए भागने वाले हैं और जूलियन को उनके पीछे भेजता है। स्ट्रॉब और टोनी सभी बंद दरवाजे तोड़ते हुए मक्के के खेत तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दौड़ते हैं, उनकी मौजूदगी से सारा मक्का मरने लगता है। इससे ये साबित होता है कि वे वाकई में संक्रमित हैं। टोनी अपना मन बदलता है और रुकना चाहता है, लेकिन स्ट्रॉब अभी भी भागना चाहता है और धमकी देता है। टोनी के हाथ में पिस्तौल है। तभी खिड़की पर जूलियन दिखाई देता है और स्ट्रॉब पहले उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियन समय पर झुक जाता है। टोनी इस मौके का फायदा उठाकर स्ट्रॉब पर कूद पड़ता है और पिस्तौल के लिए उससे लड़ाई करने लगता है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद स्ट्रॉब उसे ओवरपावर कर देता है और उसे गोली मार देता है। जूलियन की आवाज सुनकर स्ट्रॉब भागना जारी रखता है और जैसे जैसे वो कमरे में से गुजरता है, हर पौधे को नष्ट कर देता है। वो जूलियन पर कुछ बार गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। अंत में दोनों आदमी नलियों में घुस जाते हैं और जल्दी से उन्हें पार कर लेते हैं। फिर उन्हें एक बड़ी सी सीढ़ी मिलती है। भागम भाग जारी रहती है जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं और स्ट्रॉब लगातार गोली चला रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जब वो आखिरकार एक हैच तक पहुंचता है, तो वो तुरंत बाहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन बाहर उसे एक ऊर्जा का भंवर मिलता है जो उसे फंसाए रखता है। जूलियन भी बाहर आता है, लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे आगे बढ़ने से रोकती है। वो स्ट्रॉब को बताने की कोशिश करता है कि वो मत हिले और धीरे धीरे सांस ले, लेकिन स्ट्रॉब नहीं सुनता और पैनिक करता रहता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा। धीरे धीरे ऊर्जा स्ट्रॉब के शरीर को ढक लेती है और उसे खत्म कर देती है, जब तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ऊर्जा धीरे धीरे जूलियन को भी ढक लेती है, बस उसे ब्रह्मांड के और अधिक स्थान दिखाने लगती है और आने वाले न्यूक्लियर हमले के बारे में। जूलियन आखिरकार समझ जाता है कि ऊर्जा वॉटेक्स एक एलियन स्पेसशिप है जो अब मर चुके एलियन को बचाने आई है, और वो वापस अंदर भागता है बाकी बचे हुए लोगों के लिए। केट, गैराज और एक वैज्ञानिक लड़की। वो जल्दी से बाहर जाने के लिए फ्रंट डोर खोलता है और बाकी लोग पहले थोड़े संकोच में होते हैं, लेकिन जब उन्हें वॉटेक्स के अंदर दो एलियंस दिखते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। लड़की और गैराज पहले आगे बढ़ते हैं, फिर केट और जूलियन उनके हाथ पकड़कर उनका पीछा करते हैं। स्पेसशिप चारों को अपने अंदर समेट लेती है और ठीक उसी वक्त उड़ जाती है जब न्यूक्लियर बम बेस पर गिरता है, जिससे वो उड़ जाता है। कुछ घंटे बाद सरकार एक कहानी बनाकर बताई जाती है कि बेस एक प्रयोगात्मक परमाणु रिएक्टर के कारण नष्ट हो गया और सभी मरे हुए लोगों को नायक कहा जाता है। हालांकि 4 बचे हुए लोग अब अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।